क्या न्यूमरोलॉजी इंडियन साइंस है? ये ओरिजिन साइंस है। न्यूमरोलॉजी को मैं होल सब में कैसे देखूं? क्या वो मेरी गाड़ी का नंबर है जो मेरे को इतने लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी हेल्थ को, मेरे फाइनेंसेस को, या वो मेरा मोबाइल नंबर है, या वो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है? न्यूमरोलॉजी आपको हर एक चीज में इम्पैक्ट करती है। हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम ए देशमुख, मैं पुणे में बेस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड मेडिटेशन में मैं मेजरली काम करता हूँ। ऐसे तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो उसी के साथ चलती है, जैसे रिस्ट वॉच हो गया, जेम्स हो गए, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेके चलते हैं। तो ये सारे शास्त्रों के मदद से मैं लोगों के दुख दूर करने के, कम करने के प्रयास करता हूँ। लवली सर, तो हमारा एक एजेंडा था कि हम लोग नॉर्थ साइड के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और इन सब के साथ बहुत काम कर रहे थे, बट इस साइड पे हमारे को महाराष्ट्र साइड से भी कवर चाहिए था। एंड जब हमने देखा कि पुणे में सबसे अच्छा कौन कर रहा है, तो आप ही का ऑडियंस ने इतना सारा, जितने भी ऑडियंस थे, तो उन्होंने आपको रिकमेंड किया कि सर से आप कनेक्ट कीजिए और सारा। तो बहुत सारी टीम का ड्यू डिलिजेंस करने का हमें पता चला कि हाँ, हम एक ऑथेंटिक इंसान से बात कर रहे हैं, जो कि बहुत रेयर होता है इस इंडस्ट्री में। सो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी थी न्यूमरोलॉजी पे। अब न्यूमरोलॉजी का जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे ऐसे मिथ भी फैलाए जाते हैं, या फिर क्या इस पे एग्जैक्ट आपकी क्या राय है? तो पहला सवाल ये है कि क्या न्यूमरोलॉजी पे हम कितना रिलाय कर सकते हैं और क्या ये इंडियन साइंस है? बिकॉज ऐसा बोला जाता है, कमेंट्स ऐसे आते हैं कि ये तो बाहर से आया है, बाहर का कॉन्सेप्ट है। तो क्या न्यूमरोलॉजी इंडियन है और इस पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? ओके, सबसे पहली चीज, ये ना इंडियन है ना बाहर से कहीं आया हुआ, ये ओरिजिन साइंस है। ओके, जो आपकी जीवन की नींव है, जो हम बोलते हैं रूट्स है जी। तो ये कोई भी हम आज जो जी रहे हैं ना, इसका बेस ही न्यूमरोलॉजी है। ओके, जब से पृथ्वी का उगम हुआ या फिर जब से जीवन पनपा, तब से न्यूमरोलॉजी है, तब से नंबर्स है। क्योंकि नंबर्स तो वाइब्रेशंस है जी। उसको हम काउंट करने के लिए, उसको डिस्प्ले के लिए हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर आप देखने जाओ तो नंबर्स, उसके पीछे जो हम अल्फाबेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाइब्रेशंस है। उसको काउंट करने के लिए हम नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ना इंडियन है ना कोई है, ये ओरिजिन है जो आपके मूल जीवन का आधार है। ओके सर, लवली। हम फिर एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी को देखें कैसे? जब मैं बहुत सारे पॉडकास्ट हम डालते हैं तो हम लोग न्यूमरोलॉजी को डेप्थ में लेके जाते हैं, बट कोई बात करता है सिर्फ नाम के ऊपर, कोई बात करता है आपकी गाड़ी के नंबर के ऊपर, कोई बात करता है आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूं तो मैं न्यूमरोलॉजी को देखूं कैसे? क्या वो मेरी गाड़ी का नंबर है जो मेरे को इतने लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी हेल्थ को, मेरे फाइनेंसेस को, मेरे लव लाइफ को, रिलेशनशिप को, या वो मेरा मोबाइल नंबर है, या वो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है? न्यूमरोलॉजी को मैं होल सब में कैसे देखूं? ओके, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि ये आपके जीवन का मूल आधार है जी। तो आपके गाड़ी नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, घर का नंबर हो, गली नंबर हो, आपके कंट्री का कोड हो, आपके सिटी का कोड हो, आपके सिटी का नाम हो, कंट्री का नाम हो, हर जगह वो वाइब्रेशंस आपको इम्पैक्ट करते ही है। आपका नाम उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेजर रिजल्ट्स देता है। जी। इसमें मैं एक एंगल आपको बताऊंगा कि आपकी जो लाइफ है इसमें मेजर जो है वो न्यूमरोलॉजी 33% रोल प्ले करती है। उसके बाद आपके कर्मा है, जो उसमें दो पार्ट है, आपके प्रारब्ध के कर्मा और आपके जो अभी आप कर रहे हो जी, जो आप ईमानदारी से कर रहे हो या कुछ चीटिंग करके कर रहे हो, तो वो आपके कर्मा है। राइट। जो समाज के प्रति भी आप कुछ कर्म करने चाहिए, तो वो सारे कर्म जो है वो 33% में आते हैं। एंड लास्ट जो 33% है वो आपकी वास्तु देती है आपको। वाह। तो अगर आप देखने जाओगे तो 33% आपके कर्मा, 33% आपका नाम जो आपका नसीब है, और बचा 33% वो आपका वास्तु है। तो 99% आपके हाथ में है जी। तो 1% सिर्फ बचा, वो तो फिर यूनिवर्स के हाथ में है। तो ये न्यूमरोलॉजी आपको हर एक जगह पे, हर एक चीज में इम्पैक्ट करती है। वाह, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्ड। जब मैंने कहा था आप इंट्रो दीजिए, तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करी जो बहुत यूनिक थी, तो एक बार आप वो फिर से करके दिखाएंगे? हरिओम,
वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? लाइक मेरे को डेप्थ में जाना पसंद है, और मेरे को जब लगता है कि कोई अपना कंपनी का नाम रखता है या कोई अपना इंट्रो बनाता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है या बस ये अंदर से आता है? ये अंदर से ही आया था, लेकिन उस पे मैंने जब मंथन किया तब मुझे समझ में आया कि ये अंदर से कैसे आया। जी, एक्चुअली लॉकडाउन में मैंने सिखाना चालू किया। तो न्यूमरोलॉजी जब सिखाना चालू किया तो फर्स्ट बैच थी मेरी। मैं सोशली कहीं भी नहीं हूँ, राइट। तो फर्स्ट टाइम मैं सोशली गया हूँ और कैंपेन रन किया, तो मुझे डायरेक्टली 50 एडमिशंस मिले। तो वो पता नहीं था कि वो क्या कनेक्टिविटी थी जो यूनिवर्स ने मुझे काम दिया है, वो काम मैंने एक्सेप्ट कर लिया और चालू किया जी। तो उस बैच में जब मैंने शुरू किया तो ये अंदर से अपने आप आया। तो जब मैंने उस पर मंथन किया, सोचा, तो ये ऐसे कनेक्ट होता है कि जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम है, राइट, और हमारी जो पूरी लाइफ है जब से हम बर्थ हुए और एंड तक, इसके बीच में विष्णु जी जो है वो हमारा पूरा रोल प्ले करते हैं। मतलब हमारी जो लाइफ है उसमें हमने क्या करना चाहिए, हमने कैसे पैसे कमाने चाहिए, हमने किस किस को हेल्प करनी चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं वो विष्णु जी के अंडर है। पालनहार कहते हैं हम उनको। तो वो जो विष्णु जी के अंडर आती है। तो हरि मतलब विष्णु जी, और ओम जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये हरि और ओम जो हमें दिखाई दे रहा है वो सृष्टि जो है वो हरि ओम वाली है। और ये जो वेरी गुड मॉर्निंग जो है वो ऐसे है कि जैसे मेरे साथ काफी लोग जुड़े हैं जी, जो स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये चीज है कि आप मेरे से सीखने के बाद आप जाग गए हो रियल नॉलेज से, रियल न्यूमरोलॉजी से, तो आपको सोने की आपको परमिशन नहीं है। अरे वाह। तो एवरी टाइम हमारे कोई भी ग्रुप हो, कभी भी रात के 1:30 बजे भी अगर हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो भी हम वहां पे वेरी गुड मॉर्निंग ही कहेंगे। अरे, और ये वाला जो है वो विष्णु जी का जो यहाँ पे चक्र है, सुदर्शन चक्र, वो वाला पता नहीं वो अंदर से आया और वो वेरी गुड मॉर्निंग। तो वो जो चक्र है वो तो कंटिन्यूस घूमता है। तो आप भी कंटिन्यूस काम करो, क्योंकि आपका ये कर्म भूमि में आना एक वजह है, आपके जीने की एक वजह है, आपका जन्म का एक वजह है। उसके लिए आप कंटिन्यूस एफर्ट्स लेते रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि आपको मुक्ति मिलनी है तो आप कर्म करोगे तो ही मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति नहीं है। डीप, कितने फिलोसफिकली डीप चीज बताई आपने, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो ओवरऑल हमारे पॉडकास्ट रात को 9 बजे डलेंगे और लोग 9 बजे डलते हैं हमेशा, और लोग फिर कहेंगे कि ये गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली जब जागो तभी सवेरा। उसमें आप एक और चीज करो, 9.06 9:06 पे आप डालो। अच्छा। और उसमें जो व्यूज आएंगे और 9 बजे वाले जो व्यूज आएंगे, वो आप देख लो। ये हम बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त रहता है, वो अर्ली मॉर्निंग वाला रहता है जी। लेकिन सोशल मीडिया वाला जो ब्रह्म मुहूर्त है ना वो 9:06 पे है। अरे वाह। अगर आपको वायरल होना है ना तो 9:06 पे आप आपके फोटोज डालो, वीडियोस डालो, आपके पॉडकास्ट डालो। आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं मुझे आप कमेंट में बता दीजिए। बहुत सारे लोग रील्स वगैरह सब डालना स्टार्ट कर देंगे 9:06 पे। ये आपने बड़ी एक्साइटिंग चीज बताई। ओके, सो जैसे आपने बताया 33% हमारा वास्तु भी मैटर करता है जी। अब अगर हम वास्तु को ही समझते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आ जाता है, और आपने मेरे को एस्ट्रोलॉजी का ज्यादा जिक्र नहीं करा, तो हम वास्तु को ही समझते हैं। अब एस्ट्रो वास्तु का एक कॉन्सेप्ट होता है, वास्तु का अपने आप में इंडिविजुअल बहुत कॉन्सेप्ट होता है, वैदिक वास्तु का कॉन्सेप्ट होता है, मॉडर्न वास्तु का कॉन्सेप्ट होता है। सो एक सवाल ये आता है कि क्या वास्तु और न्यूमरोलॉजी का भी कुछ कॉम्बिनेशन होता है? क्या कुछ ऐसा भी है मार्केट में, न्यूमरो वास्तु या वास्तु न्यूमरो, समथिंग लाइक दैट? हाँ, ये बहुत डीप तक कनेक्टेड है। ओके। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोशो ग्रिड है जी, तो हम तो लोशो ग्रिड कहते ही नहीं है। हम कर्मा ग्रिड कहते हैं, क्योंकि आप अगर देखने जाओगे तो लोशो ग्रिड्स की जो प्लेसिंग्स नंबर की है, वो शनि यंत्र की है। तो हम उसको तो शनि तो कर्मा का देवता है जी, तो हमने उनको कर्मा ग्रिड करके हमने कहते हैं। मतलब मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ उसमें हम कर्मा ग्रिड करके पढ़ाते हैं, उसको हम लोशो ग्रिड कहते नहीं, क्योंकि लोशो ग्रिड की पीछे भी बहुत सारी मिस्ट्री है, बहुत सारे हम क्या कहते हैं कहानियां अलग अलग, कोई बता रहा है, ओरिजिन कोई बता नहीं रहा जी, तो वो तो पता ही नहीं चलना है हमें, तो हम उसको कर्मा ग्रिड कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी
पूरी लाइफ जो है ना वो आपको दिखाई देती है। जिसको हम कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो घटित होने वाला है वो एक वजह से नहीं होता है। हाँ। उसके पीछे मल्टीपल चीजें रहती है। राइट। तो उसमें से मेजर फैक्टर जो है वो वास्तु है, तो वो उसमें दिखाई देता ही है। जैसे हम रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं तो उसमें मैं पूछता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स कोई केस ले रहे हैं तो उसमें मैं पूछता हूँ क्या इनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ओके, क्या इनका एंट्रेंस वेस्ट में है, राइट। ये सारी चीजें दिखाई देती है कि इनको इनके नसीब से ऐसी ही वास्तु मिलने वाली है। तो फिर हम वहां पे उनको क्या रेक्टिफाई करना है, वहां पे क्या चीजें प्लेसिंग है वो गलत है, ये सारी चीजें न्यूमरो के ही हिसाब से हम उनको बताते हैं। इसमें आपको और एक चीज मैं ऐड ऑन करता हूँ जी। देखिए, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको बाय बर्थ उनका नाम उनके डेट ऑफ बर्थ से सिंक मिलता है। ओके। न्यूमरोलॉजी की एक डेफिनेशन है जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं नंबर 1, नंबर 2, ये सारी चीजें जो है ना इसको आप साइड में रख दो। न्यूमरोलॉजी की जो बेस है उसमें आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक होना चाहिए, तो ये आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। अब जिनके नहीं है उनको दिक्कतें हैं, हाँ। तो वो कर ले तो उनकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। जो लाइफ में उनके जो भी हर्डल्स है वो कम हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा जो नसीब है वो लिख के लेके आए हो, तो उसमें जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसमें जो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि ये मेरा वास्तु सही था, राइट, तो ये आपने, अगर आप इसको बेस में जाओगे, इसके आप अगर डेप्थ में जाओगे तो आप अलाइंड हो, आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड है, तो आपका वास्तु भी अलाइंड हो जाएगा। वाह। तो अलाइनमेंट आपकी प्रॉपर है, इसलिए आपका जो वास्तु हो रहा है, जो आपके ब्रेन में न्यूरॉन का पैटर्न है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली घटित हो रहा है, क्योंकि आप यूनिवर्स से अलाइन हो चुके हो, इसलिए ये चीज होती है। डीप। ओके, तो जैसे आपने बोला कि हर एक नंबर की एनर्जी है और उसको अगर हम अपने नाम के साथ सिंक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को सिंक करते हैं और सारी बैंक अकाउंट्स और फोन नंबर्स को सिंक करते हैं, तो हमारे लिए परफेक्टली काम करेगा जी। अब एक सेगमेंट पे आते हैं जो ऑडियंस का सबका फेवरेट है कि सब 1 से 9 नंबर तो जानते हैं। अब 9 नंबर को सबकी अपनी एनर्जीज है, तो क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि कौन से नंबर की क्या एनर्जीज है और वो कैसे इंपैक्ट कर रही है या कैसे काम कर रही है सारे? तो आप बताइए। अभी इसमें भी मेरा एक एंगल है, मेरा एक अलग नजरिया है जी। जो मुझे मेंटर्स मिले, उन्होंने मुझे जो न्यूमरोलॉजी सिखाई, इसमें हमने प्लैनेट्स लाते हैं, लेकिन जो बेस है इसका, वो बेस जो है वो एक अलग है। तो इसमें हम शुरू करेंगे नंबर 1 से। तो नंबर 1 ऑब्वियसली एक ही रहेगा, हाँ। तो हमारे यहाँ पे हमारे आजू बाजू में एक ही चीज, वो क्या है? तो एक ही चीज है सन। हाँ। हमारे जो ये मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, इसमें हमारे पास एक ही सन है जी। जो हमारा ऑर्बिट है, जो हमारा प्लैनेट है, जहाँ पे हम 9 ग्रहों के साथ जा रहे हैं, वहां पे एक ही सूरज है। हाँ। तो वो एक ही है, इस वजह से उसको नंबर 1 हम कहते हैं। ओके, ठीक है जी। तो अगर इसमें कोई बंदा है जो नंबर 1 से है, जैसे मार्केट में आप बहुत लोग, अब अगर आप देखोगे तो कहते हैं कि 1 नंबर वाला बंदा, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला। तो इसमें एक बेसिक चीज है, मूलांक जो है आपका, वो आपको मेजर इंपैक्ट करता है। जो आपका नंबर होता है, सपोज जैसे मेरा 24 तारीख को बर्थडे आता है, तो 4 + 2 6 जी, तो मैं 6 + 4 6 हो गया, ये आपका मूलांक हो गया। मूलांक हो गया। और आपका भाग्यांक हो गया पूरा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, तो उसमें डेट, मंथ एंड ईयर, जो ईयर में आपकी टोटल, आपको ईयर कंसीडर करना है, उसकी टोटल लेनी है, उसको भाग्यांक कहते हैं। राइट। वो भी अगर एक आता है तो भी आपको ये रिजल्ट मिलने हैं। बट सबसे ज्यादा रिजल्ट कब मिलते हैं? जब आपका मूल्यांक नंबर 1 हो? नहीं, ये तो आपके लाइफ में कौन सी आपकी दशा चल रही है, उसके साथ इस नंबर का क्या लिंकिंग है, ओके, उसका क्या रिलेशन है। उनका अच्छा वाला रिलेशन है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, वो उसका बुरा वाला रिजल्ट है तो वो आपको बुरा रिजल्ट देगा। बच्चे जैसे हम आज के डेट में देखते हैं, जैसे बच्चे कोई बोर्न हो जाते हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे केसेस में आज हो रहा है। उसके पीछे रीजन है कि उनकी दशा ही शुरू वाली खराब चल रही है, तो वहां पे वो चीजें हम रेक्टिफाई करते हैं, नेम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उनका, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत करते हैं जिससे उसको रिलीफ मिलता है। लवली। ओके, 2 नंबर वाले?
ओके, 2 नंबर जो है उसको हम कहते हैं दिन और रात जी। 2 ही प्रहर है जो मेजरली है। वैसे तो फिर देखने जाएंगे तो फिर बहुत सारे है, लेकिन मेजर 2 प्रहर है, दिन और रात, जिसमें स्थिरता नहीं है, अस्थिर है वो। ओके। जैसे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं जो चांद है जो 2 नंबर है, हम भी कहते हैं, लेकिन दिन और रात ये कभी भी स्थिर नहीं रहोगे। हाँ। दिन का दिन कभी रह सकता है? नहीं, रात होएगी। रात को तो रात हो रह सकती है नहीं, तो दिन रात ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, मतलब इसमें स्थिरता नहीं है जी। तो ये नंबर 2 है। ओके। जितनी स्थिरता नंबर 1 में है उसकी 10% भी नंबर 2 में नहीं है। ओके। क्योंकि सूरज तो वही है, हाँ, उसने तो कहीं जाना नहीं है, हम हाँ। तो घूम रहे, वो घूम रहे, तो वो स्थिर है और 2 नंबर अस्थिर है उस वजह से, क्योंकि उसमें दिन और रात को हम देखते हैं। जी, मेक सेंस जी। ओके। 3 नंबर वाले? 3 नंबर वाले जो है इसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को देखते हैं। ओके जी। ब्रह्मा जी जो है वो आपकी निर्माता है जी, जो आपका जन्म देने के लिए वो कारणीभूत है, जिनके वजह से आपका बर्थ होता है। राइट। उसके बाद आपके पालनहार हैं जो विष्णु जी हैं, जो आपकी पूरी लाइफ है वो आपको सपोर्ट करते हैं जी। पैसे कमाना सिखाते हैं। हाँ। वो पैसे होने चाहिए। आज के डेट में मनुष्य योनि एक अकेली योनि है जो पैसे कमा रही है। हाँ। खाने के लिए भी वही एक योनि है जो पैसे कमा रही है, बाकी दूसरी कोई योनि नहीं है जो पैसे कमा रही है। राइट। तो लक्ष्मी जी जो है वो पैसे की देवता है, तो विष्णु जी की वो पत्नी है, तो वो वही से चीजें पैसे वाली है, तो मनुष्य पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हाँ। और उसके बाद में आए जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है, वो महेश जी मतलब आपका एंड है, मतलब आपको मोक्ष जो है, वो जन्म आपको ये जो मिला है वो मोक्ष के लिए मिला है। मनुष्य जन्म मोक्ष के लिए मिला है। हाँ। आपको कर्म के बाद बहुत सारे शास्त्रों में हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो फैमिली लाइफ है वो एक लेवल तक आने के बाद आप भगवान को प्रे करो। हाँ। भक्ति करो जी, तो वहां से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ। तो मोक्ष और मुक्ति ये दोनों भी जो है वो सेम है, तो वो देने वाले शिव जी है। तो मनुष्य जन्म आपको कितने जन्मों के बाद मिलेगा और फिर यहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी, ये जो है वो शिव जी पे डिपेंड करता है, उनके हाथ में है ये। ओके। सो क्या ऐसा भी होता है कि सपोज किसी को मनुष्य जन्म 10 साल में मिल गया, मतलब कि कोई सपोज कोई डॉग बन के आया, कोई एलिफेंट बन के आया, कोई हॉर्स बन के आया, फिर एकदम मनुष्य बन गया और उसने वो मोक्ष की प्रैक्टिस ना करके कुछ गलत कर्म करे, तो अब वो वापस से कुछ कीड़ा मकोड़ा बन गया और फिर उसको वापस से रीबर्थ होने में, मनुष्य जन्म आने में 20 साल, 40 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल लग जाए? जी, ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। अच्छा, ऐसे ही होता है। हाँ। जब तक आप कर्म सुधारोगे नहीं और आप भक्ति में लीन नहीं होगे, आप मोक्ष के तरफ नहीं जाओगे, तब तक आपका रीबर्थ होता ही रहेगा। किसी चीज में आप अटक के रह जाओगे तो आपका रीबर्थ होगा ही होगा, और किसी भी चीज को आप छोड़ दोगे तो आप मोक्ष की तरफ चले जाओगे, तो फिर आपको रीबर्थ नहीं है। वाओ। आपका ये कौन सा वाला जन्म है, 1000वां है या 500वां है, किसी को नहीं पता, लेकिन हम बार बार जन्म ले रहे, बार बार वापिस वही बुरे कर्म कर रहे हैं, जो लोगों को हम मेडिटेशन के सहाय से बता रहे कि आपने इस तरीके से मेडिटेशन करना चाहिए, तो आपको मोक्ष मिल सकता है। ओके, मेडिटेशन पे आएंगे क्योंकि वो एक बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है, और आपसे जब मैंने मेडिटेशन की बात की थी तो आई फेल्ट लाइक ये पूरा एक पॉडकास्ट बनना चाहिए कि ऑडियंस को बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि अनुलोम विलोम या फिर बैठ के मंत्र चैंटिंग या फिर साउंड थेरेपीज और ये सब, बट इसको डेप्थ में लेके जाएंगे, चक्रास पे, कुंडलिनी और बहुत सारी चीजों पे। बट मूविंग ऑन, जैसे अभी हमने जाना, एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है, सपोज कि मेरा ये 20वां जन्म हो और मेरे को इसी में अब नेक्स्ट में सपोज या इसी जन्म में मेरे को मोक्ष मिल जाए, और किसी का ये 10,000वां जन्म हो और उसको अब तक मोक्ष ना मिला, कुछ ऐसा भी होता है या फिर? हो सकता है। अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 1000 साल ही होते हैं, आप सारे ही खराब करें तो भगवान लास्ट में कहेंगे चल कोई नहीं, ऐसे नहीं होता तुम्हारा? होगा ही ऐसा नहीं होता। वो तो एक सिस्टम है, जो सिस्टम डिफाइन करके रखी हुई है कि आपको मोक्ष की तरफ जाने के लिए आपको ये जो सारा मोह माया है, वो सारा त्यागना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष की तरफ जाओगे। और मनुष्य है जो कलयुग के इफेक्ट में आके वो तो लोभों के तरफ ही भाग रहा है, मोह माया की तरफ भाग रहा है। ओके, सो लेट्स टेक नंबर 4 जी।
नंबर 4 को हम देखते हैं 4 वेदों में जी जिसमें नॉलेज है, जो हमारे जीवन का एक बेस है। जी। तो नंबर 4 को आप अगर देखोगे तो उसके पास नॉलेज है, हाँ, वो ऑर्गेनाइज्ड है। वेद हमें बताते हैं आप ऑर्गेनाइज्ड रहो, आप सिस्टम प्लान रहो, सिस्टमेटिक काम करो। तो ये नंबर 4 हम उसको वेदों को कहते हैं। क्योंकि उन वेदों को आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इसमें सारा जीवन लिखा हुआ है। राइट। आपने अथर्ववेद अगर पढ़ा तो आपने अर्थ मतलब पैसे, पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे सेविंग करनी है, कैसे उसकी बचत करनी है, किस किस को कैसे बांटना है, कितना परसेंटेज हमने खुद को रखना है, कितना समाज को देना है, ये सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है। तो ऐसे ये 4 वेद जो है वो हमारे नंबर 4 के अंडर आते हैं। लवली। ओके, नंबर 5 जी। नंबर 5 जो है वो हम देखते हैं पंच तत्वों में। तो पंच तत्वों को हम अगर देखने जाएंगे तो आपका शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है, 5 हमारे 5 एलिमेंट से। तो हमारे इर्द गिर्द अगर हम कोई भी चीज अगर देखेंगे तो बिना पंच तत्व की वो बनी ही नहीं है। जैसे आपके शरीर में भी पंच तत्व मौजूद है, जैसे हर एक चीज में पंच तत्व मौजूद है, तो वो आपके एक जीवन का आधार है, वो आपका एक जीवन ही है। राइट। बहुत सारे मॉडर्न लोग थोड़े जेनजी और मेरे एज के भी देख रहे होते, तो एक बार आप पंचतत्व भी एक्सप्लेन कर दीजिए। जी। अभी इसमें 5 एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है पानी जी, दूसरा आता है वायु जी, तीसरा आता है पृथ्वी, चौथा आता है जो हमारा स्पेस है, एंड एयर, सबसे इंपॉर्टेंट है जो फायर है, जो सबको आज। ओके, लवली। तो ये बैलेंसिंग नंबर है। नंबर 6। तो नंबर 6 है बेसिकली षडरिपु कहते हैं हम, काम क्रोध मत्स्य मोह माया। ये जो सारा है ये नंबर 6 के पीछे आता है। मतलब आप अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हो जी, तो ये सोशल मीडिया जो है वो उसी का आप काम कर रहे हो। हाँ। तो जो भी सारी चीजें जो हम कहते हैं कि चमक धमक आती है, हाँ, वो सारी चीजें शुक्र जी के अंदर नंबर 6 के अंदर आती है। ओके। तो ये सारी चीजें अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपको तो मुक्ति मिलनी नहीं है। तो इनको पकड़ते ही, जैसे जीवन जीने के लिए तो पैसे जरूरी है, मनुष्य को तो कम से कम जरूरी है, राइट। तो उसको भी करते करते अगर आप समाज के नियम है, कुछ रूल्स है, वो उसको भी फॉलो करते अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपने करना बहुत जरूरी है। वाओ। So इसके पीछे जो आज बहुत लोग भाग रहे, उसके पीछे ना भाग के लाइफ जीने के लिए जितना जरूरी है उसके पीछे जाए। तो बेसिकली सारी चीजें जो समाज में हो रही हैं उनके साथ काम करते हुए, उनके लिए भी काम करते हुए, उनसे डिटैच होके काम करना है। तो वो मोक्ष में भी ले जाएगा और आपका नंबर 6 को भी बैलेंस करेगा। लवली। ओके, नंबर 7। नंबर 7 आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले कलर्स आए जी, तो रेनबो हो गया, राइट। तो कलर्स आ गए। उसके बाद आपके बॉडी में 7 चक्रास है, जो मेजरली 7 है। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेजर जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो 7 चक्रा है। सप्त धातु कहते हैं, जो शरीर में आपके सप्त धातु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गए आपके सप्त समुद्र आ गए, 7 समुद्र भी है। हाँ। तो ये सारी चीजें जो बहुत सारी आपकी लाइफ के लिए डिपेंडेंट है वो है नंबर 7। मेडिटेशन के लिए नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको चक्र के अंडर आता है। तो ये जो चक्र है, ये जो न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर हम देखेंगे तो केतु का आता है जी। तो केतु जो है वो क्या कहता है, आपको मोक्ष में मैं मदद करता हूँ, आप साधना करो। इसीलिए नंबर 7 वाले जो है वो स्पिरिचुअल ज्यादा रहते हैं, वो आध्यात्मिक रहते हैं। वो भगवान का थोड़ा ज्यादा जाप करेंगे, भगवान को ज्यादा मानेंगे, वो उनपे ज्यादा बिलीव करते हैं तो उनका थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे। ये सारी चीजें जो है नंबर 7, जैसे ऑकल्ट साइंस जो है वो नंबर 7 के अंडर भी आता है। अच्छा जी। मेरा तो कुछ है ही नहीं नंबर 7 का। मैं ऑकल्ट साइंस से क्या गया, कहीं ना कहीं आपसे वो जुड़ा हुआ ही है। मे बी डॉन्टॉक्स का नाम नंबर 7 पे आता हो, मैंने अभी तक चेक नहीं किया। नहीं है, वो तो चेक किया है मैंने। अच्छा। वो नहीं आता है 7 पे। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे वो जुड़ा हुआ है। हर एक नंबर आपसे जुड़ा हुआ है। ओके। जो आपके कर्मा ग्रेड में हम दिखाई देता है कि ये नंबर मिसिंग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो आता ही है। जैसे आपके पर्सनल ईयर से आ रहा हो या दशा से आ रहा हो, वो कहीं ना कहीं से वो आपके पास आता ही है। मे बी आई फील दशा से आ रहा हो, क्योंकि मैंने उस लेवल पे इतना इंटेंस अपने ऊपर आज तक मैंने इतनी
इंटेंस लेवल की रिसर्च करी नहीं, बिकॉज अभी मैं सिर्फ माइंडसेट की कर रहा हूँ, नॉलेज की कर रहा हूँ। जब मेरे को सब समझ आ जाएगा फिर मैं देखूंगा मेरे में क्या खराबियां हैं। हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ से भी जुड़ सकता है। तो कैसे, सपोज आपके घर में आपकी जो फर्श है, जो आपकी स्टाइल है, वो भी अगर ग्रे कलर की है तो भी वो आपसे जुड़ रहा है। ग्रे कलर आपके घर में, आपके बेडरूम में आपने कर्टन्स अगर नंबर ग्रे कलर के लगा रखे तो भी आपसे वो जुड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसके बिना आप ऐसे हो गए ही नहीं। मेरा जो स्टूडियो है उसका पूरा मैट ग्रे है और ऑलमोस्ट एम्बियंस ग्रे है। और भी कई चीजों से वो जुड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपके लाइफ में कोई भी चीज अगर घटित हो रही है ना जी, तो उसके पीछे 1 to 9 नंबर्स है, उसके वाइब्रेशंस है, उसके कलर्स है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से आपके पास आएगी ही आएगी। वाह। अच्छा, एक अभी दिमाग चल रहा है, जैसे आपने बताया ये चीज, बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ और आई गेस बहुत सारे लोगों के साथ भी होता होगा कि हम लोगों को सपोज कोई कलर पसंद आता है। सपोज जैसे कि 2 साल पहले मेरे को ब्लू का बहुत शौक था, तो मैं अपने कपड़े भी ले रहा हूँ तो मैं ब्लू लूंगा, और सडनली 2 साल बाद या 2.5 साल बाद ऐसा मेरे को लगेगा कि यार ब्लू बहुत हो गया, अब मेरे को ऑरेंज पसंद आ रहा है, मेरे को ब्लैक पसंद आ रहा है। तो क्या इसमें नंबर ही रोल प्ले कर रहे हैं मेरी दशा के साथ, या कैसे रहता है? इसमें फ्रीक्वेंसी प्ले कर रही है। मैंने जो कहा शुरू में आपको जी, कि ये नंबर्स तो बाद में आए, हाँ, फ्रीक्वेंसी पहले आई, तो उसको काउंट करने के लिए नंबर्स आए। तो वो जो है वो फ्रीक्वेंसी है। हाँ, अभी वो फ्रीक्वेंसी में हम अगर देखेंगे तो लैंग्वेज में अगर देखने जाएंगे हम तो कलर्स आ गए, हम उसको डिफाइन करने के लिए हमें तो उसको लिखना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, तो उसका एक कुछ स्पेल बन गया। हाँ, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। तो ये कहाँ से इम्पैक्ट करेगा, जैसे आपकी दशा चल रही है तो वो आपको आपके लिए अच्छा है और आपके कर्म भी अच्छे हैं तो आप वही लोगे। लेकिन अगर आपके कर्म खराब है तो आप उसके अपोजिट कलर लोगे तो आपको एंटी हो जाएगा, तो आपके हर्डल्स बढ़ेंगे। वाह। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली ब्लैक कलर इस्तेमाल करते थे, जो इनको चलता ही नहीं था। मैं करता हूं ब्लैक बहुत। हाँ, तो जिसको चलता है उसने वो इस्तेमाल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको नहीं चलता है उसको दिक्कतें आएगी। ओके, क्योंकि वो शनि जी का है। आगे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो और आप ब्लैक पहन रहे हो तो आपको तकलीफें होगी ही होगी। या तो आपकी बड़ी बीमारियां आएगी, या आपके पैसे फंसेंगे, या कहीं आपका लॉस होगा, ये चीजें होगी। क्योंकि वो कर्म के देवता है, तो आपको वो कलर पहन के आप बुरी चीजें कोई भी नहीं, जैसे आप थॉट भी बुरा कर रहे हो ना किसी का काले कपड़े पहन के, तो भी आपको वो इम्पैक्ट करेगा। सो मतलब अगर मैं काले कपड़े पहन रहा हूँ, बाई चांस किसी को शौक है और उनको फिर भी पहनने हैं, तो थोड़े कर्म सुधार लें उसने। लवली। एक और मैं सवाल पूछता हूँ, क्योंकि इतना सारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है तो मेरे को ऐसे पॉडकास्ट बड़े मजा आता है जब मेरा भी दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने नंबर्स को समझा, हमने कलर्स को समझा, अल्फाबेट कैसे रोल प्ले करते हैं? कि क्या अल्फाबेट की भी अपनी एक इंटेंसिटी है, या कोई अल्फाबेट की वजह से मेरा काम उठ रहा है या खराब हो रहा है, कुछ ऐसा भी होता है? बहुत चीजें होती है सर। ओके, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ को आपका नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है, ये सूट होता है जी। मैंने आज तक 24,000 प्लस कंसल्टेशंस किए हैं, उसमें से 30% लोग जो है उनके पूरे नाम चेंज कर दिए मैंने। कुछ मतलब सब कुछ सपोज मेरा वरुण है तो कुछ भी बदल दिया। हाँ, चेंज कर दिया हो। तो क्योंकि उनको डिजायर है, उनके पास पोटेंशियल है, उनके पास कैपेसिटी है, तो हम उनको दूसरा नाम देंगे तो वो ग्रो अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे अल्फाबेट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मेरा एक कस्टमर है मेरे, जो शूट का काम करते थे, फोटोग्राफी का काम करते थे, और वो सोनी के कैमराज इस्तेमाल करते थे। अच्छा। तो उनको वो जो सोनी के कैमराज है उनकी डेट ऑफ बर्थ से वो शूट नहीं करते थे। अच्छा। तो हमने उनको वो चेंज करके उनको पैनासोनिक दे दिए, और उनको लग पड़ा, तो उनके अच्छे जाने लग गए, उनके काम अच्छे होने लग गए, उनका स्टूडियो भी था वो भी अच्छा चलना चालू हो गया। तो अल्फाबेट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसमें और एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लोगों की सिटी चेंज करवाता हूँ, शहर ही बदल देता हूँ। मुझे पुणे इसलिए तो नहीं बुलाया कि बेटा तू दिल्ली से आते व्यूज ज्यादा है। पुणे तो बहुत बढ़िया है। मतलब यहाँ पे तो कहीं पे रहा हुआ बंदा जो है वो पुणे में आराम से सेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, लाइट फ्रेंडली माहौल है। अच्छा, बहुत लाइट, पॉजिटिव। एयर जो है बहुत फ्रेश है, राइट, ह्यूमिडिटी कम है, तो आराम से कोई भी बंदा है जो है वो सर्वाइव कर पाता है जी। सो
जैसे मैं लूमेक्स यूज कर रहा हूँ कैमरे तो मेरा दिमाग चल रहा है हम क्या सोनी पे शिफ्ट करें या कैनन पे जाए, कहाँ जाए। ओके सो अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि यार ये नंबर की बात क्यों नहीं कर रहे तो हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 8। नंबर 8 शनिदेव जी का नंबर। जी, शनि जी का बताइए। तो ये नंबर को हम कहते हैं कि ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग जी, जो अष्टांग योग अगर मैं बताने जाऊं तो 1 घंटा भी आपको पॉसिबल नहीं है कि हम कर पाए। हाँ। इतना डेप्थ है उसमें जी। एक बेसिक चीज समझ लो, आपको जीवन जीने के लिए ये 8 योग अगर आप संपादन कर लो, 8 योगों को अगर आप जी लो तो आपको बीमारी नहीं होगी, कि तकलीफें बहुत कम हो जाएगी, जो शरीर से जुड़ी हुई है, आपके कर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कर्म के देवता है। तो उसके अंदर जो है हम देखते हैं वो अष्टांग योगों को देखते हैं, जो हमारे जीवन का मूल आधार है। ओके सो लेट्स टेक अनदर नंबर, लास्ट नंबर, नंबर 9। ये तो बहुत प्यारा नंबर है जी, जिसमें बहुत सारी एनर्जी है जी, जिसको न्यूमरोलॉजी आज के डेट में सारे नंबर 9 मंगल को कहते हैं। हाँ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 9 ग्रहों को, 9 खंड जो है उनको कहते हैं, क्योंकि ये 9 खंड जो 9 ग्रह है वो आपके जीवन का मूल आधार है। इनके जो हर एक ग्रह की जो ऊर्जा है, जो ग्रेविटी है जी, जिसके बेसिस पे हमारी लाइफ ड्राइव हो रही है, तो वो नंबर 9 है। आप देखोगे बहुत सारे नंबर्स लोग जो है वो नंबर 9 को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी है, 999 उनके गाड़ियों का नंबर रहता है। हाँ। बहुत सारी चीजें उनकी 9 नंबर पे है। राइट। तो जिसके पास वो एनर्जी सहन करने की, उसको लेके चलने की कैपेसिटी है, वो उसको ले सकता है, लेकिन हर एक को वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बेस्ट हो, जो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से एनालिसिस करवाए, और फिर आपके जो नंबर्स है जो आपको आगे लेके जाए, क्योंकि नंबर जो है वो एक स्टेयरकेस है। उनकी हेल्प लेना है, उनको फेवरेबल आपको करवाना है, और वो स्टेप चढ़ते हुए आपको आगे जाना है। फिर वो मोक्ष की तरफ हो तो उसमें आपको क्या क्या करना जरूरी है, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो हमने बात करी न्यूमरोलॉजी और वास्तु के हिसाब से कि इतना परसेंट न्यूमरोलॉजी रोल करती है, वास्तु करता है। बट कैसे देखूं मैं वास्तु को, और कितना इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में मेरे लिए वास्तु? अगर सपोज मैंने न्यूमरोलॉजी अपने लिए अच्छे से करा ली, तो क्या मेरे को वास्तु भी कराना चाहिए, या फिर मेरे को सिर्फ वास्तु कराना चाहिए? बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आते हैं। तो मैं वास्तु को कैसे देखूं, पहला तो यही मैं क्लैरिटी चाहूंगा। बढ़िया है, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि देखिए पहली चीज है वास्तु है क्या, तो उसी शब्द में ही सारा जो है वो रहस्य छुपा हुआ है। वास्तु, वास करने योग्य जगह जी, जहां पे आप श्वास लेते हो वो हर जगह, जो आप जब जीवित हो तो आप श्वास ले रहे हो, जहां पे भी आप श्वास ले रहे हो, सपोज आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, बेसिकली श्वास ले रहे हो, हाँ, तो आप ट्रेवल कर रहे हो जी, तो उस गाड़ी का, उस बस का, उस एरोप्लेन का, उसका भी वास्तु आप पे इम्पैक्ट करेगा। ओके। आप जिस भी स्टूडियो में जाओगे जी, आप जिस भी घर में जाओगे, उसका आप पे इम्पैक्ट करेगा। मेजर इम्पैक्ट जो आएगा वो आप वहां पे सोओगे तो उसका मेजर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर एक बेसिक मैं बताऊं तो बहुत सारे लोगों को मैं डायरेक्टली पूछता हूं कि आपके गाड़ी के राइट साइड में रेगुलरली एक्सीडेंट होता है या रेगुलरली बहुत बड़े स्क्रैचेस आते हैं? तो राइट साइड जो है वो हमारी साउथ साइड आती है। अच्छा। तो उनके घर में साउथ में दिक्कत है, उनके ग्रिड में साउथ में दिक्कत है, इसलिए उनकी गाड़ी राइट साइड से मेजर डैमेज होती है बार बार। तो फिर वो वहां पे क्यों हो रहा है? हाँ। क्योंकि उनकी वास्तु खराब है। वाओ। तो ये सारा सिंक करना बहुत जरूरी है। हाँ। जहां पे आपको न्यूमरोलॉजी वास्तु इकट्ठा सिंक करने को आएगा, आप ऐसी जगह पे कहीं कंसल्टेशन के लिए जाइए जहां पे आपको छोटी सी रेमेडी दी जाएगी और ये सारा सिंक हो जाएगा। लवली। ओके। सो अब थोड़ा सा मेरे को मेडिटेशन के बारे में जानना है कि मेडिटेशन, सबसे पहला सवाल एक बहुत नॉमिनल और बेसिक सवाल कि क्या मेडिटेशन सबको करनी चाहिए या नहीं? जी, आपका अगर जन्म मनुष्य योनि में हुआ है तो आपने मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक व्याख्या है जो छोटी सी है, आप में से आपको ढूंढना मतलब मेडिटेशन है जी। आपने आज तक कहीं किसी आदमी को आंखें खुली करते हुए, आंखें खुली रखे हुए मेडिटेशन करते देखा है? नहीं।
तो आप में से आपको ढूंढने के लिए आप आंखें बंद करो, फिर आपको मेडिटेशन करना है तो उसमें प्रोसेसेस बहुत है, बहुत टाइप के मेडिटेशन है, लेकिन एक बेसिक मेडिटेशन में बताता हूँ। आंखें बंद करो और खुद को एनालाइज करो अंदर से, फिर आप उस समय कोई म्यूजिक सुनो, कोई दिक्कत नहीं। आप चैंटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने बस फोकस करना है आपके अंतर्मन पे जी। आप क्या कर्म कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, ये सारी भी चीजें आप अगर एक 15 मिनट अगर ब्रह्म मुहूर्त पे बैठो तो आपको फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज 24 आवर्स का 1 डे है, वो एक दिन कभी भी कहीं पे भी बैठ जाओ, आपका मेडिटेशन हो जाएगा। बस फोकस करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट। शुरू में थोड़ा सा होगा कि नहीं आवाज यहाँ पे आ रही है, वहां पे आ रही है, ये क्या कह रहा है वो तो शुरू में होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, लेकिन 21 डेज में आपको ये सारी आवाजें आनी बंद हो जाएगी, आपको अंदर की आवाज आना चालू हो जाएगा। सिर्फ 21 दिन में अगर हम अच्छे से कर रहे हैं। जा कुछ टाइम भी होता है कि मेरे को 10 मिनट करनी चाहिए या 1 घंटा करनी चाहिए या 10-20 मिनट ऐसे? मिनिमम 15 मिनट तो करना चाहिए। फिर मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी जो है वो आप क्या कर्म कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है। फिर आप नॉनवेज खा रहे हो या नहीं खा रहे हो उस पर भी डिपेंडेंट है। तो सपोज हम एक सिनारियो लेके चलते हैं कि लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं, पर वो मेडिटेट भी कर रहे हैं, तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा? और कंपैरेटिवली जो नहीं खा रहा नॉनवेज और अल्कोहल नहीं कंज्यूम कर रहा, उनका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, उनको हर्डल ज्यादा आएंगे। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ 21 डेज में जो वेजिटेरियन है उसको कुछ ना कुछ तो बदलाव उसमें खुद में दिखाई देंगे जी। खुद को वो पहचानना जल्दी चालू कर देगा। और जो नॉनवेज खा रहे, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे, उनको शायद 43 डेज लग जाए। 43 डेज के बाद शायद उनको ये लग जाए कि अरे मैं तो गलत कर रहा हूँ, ये नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली उनके जो भी है ये सारे चीजें हम मदम्मत से जो भी बोल रहे वो सारे छूट जाएंगी। वाओ, ओके। ऑन ट्रैक आने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। राइट। जैसे हमारे यहाँ पे आपको अगर पता है कि धर्मशाला जो एक पद्धति थी जी, जो आश्रम पद्धति थी, वहां पे पढ़ने के लिए भेजा करता था, जाया जाता था। तो वहां पे गुरुकुल में जो सिस्टम था हमारा वो सही था। अंग्रेजों आके वो बाहर के आक्रमण हमारे इतने हुए कि वो सारा बंद हो चुका, लेकिन वहां पे स्टार्टिंग ही मेडिटेशन से होती थी। अच्छा जी। तो मेडिटेशन एक आपके जीवन का अविभाज्य घटक है जो आपने करना ही चाहिए। इसमें और एक चीज मैं जोड़ूंगा कि अगर आपको वो चीज नहीं हो रही है तो आप दीवार पे पूरा ब्लैकआउट करो, एक मोमबत्ती लगाओ या फिर एक कैंडल, क्या बोलते हैं आप उसको, डॉट, व्हाइट वॉल पे डॉट लगाओ और बस उसके देखते रहो जी, तो भी हो जाएगा। बस सिर्फ एक बिंदु पे कंसंट्रेट करो जी, तब भी हो जाएगा। तो उस समय मैं क्या करूं कि सपोज जैसे कि अगर मैं कहीं पे कंसंट्रेट कर रहा हूं तो मेरे को बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं उनके बारे में ना सोच के बार बार अपने माइंड को डायरेक्ट करूं कि नहीं, वो बस फोकस 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 फोकस, और ये डेली करूं जी। मन को कंट्रोल करना ही मेडिटेशन है। हाँ, आपके जो आईब्रोज है ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करना ही मेडिटेशन है। तो वो अंदर करो तो ज्यादा बेटर है। बाहर आपको इनिशियली अगर अंदर का नहीं हो रहा है जी, तो बाहर से करो, फिर धीरे धीरे अंदर से करने का प्रयास करो। वाओ, लवली, ग्रेट। जो हायर डीप फॉर्म्स होती है मेडिटेशन की, वो कौन सी होती है? वो थर्ड आई मेडिटेशन है जी, कुंडलिनी जागरण है, समाधि मेडिटेशन है। ओके, ये तो बहुत डीप है। और अच्छा, तो इसके ऊपर आप ट्रांस में भी जा सकते हैं। राइट। ये सारी चीजें जो है इस डीप मेडिटेशंस में होती है। सो थैंक यू सो मच नॉलेज शेयर करने के लिए हमारे से। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। वेरी गुड मॉर्निंग।